जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है। आप किसी भी क्लास में अध्ययन कर रहे हो, इस प्रश्न का आपको अध्ययन करना होगा और ये प्रश्न आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर उत्तक को लेकर के आए हुए हैं। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम लोग उत्तक से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिलता है। और क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है कि शरीर का सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन है। ठीक है, यानी शरीर में जो है सबसे अधिक कौन सा उत्तक पाया जाता है। संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो बच्चों, मैं बता दूं कि शरीर में सबसे अधिक जो है वो संयोजी उत्तक पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों से समृद्ध करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं बच्चों, थोड़ा स्पीड में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मौस में संवहन उत्तक बने होते हैं। मृदुत्तक, स्थूलकण उत्तक, ठीक है, जिसको कोलेनकाइमा भी कहते हैं। ठीक है, मृदुत्तक को हम लोग क्या कहते हैं तो पेरेनकाइमा कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम। तो मांस में संवहन उत्तक जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, पेरेनकाइमा के बने होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मांस में जो संवहन उत्तक है वो मृदुतक के बने होते हैं। ठीक है, स्थूलकण उत्तक ये अपत्ति तथा तना में पाया जाता है। इस उत्तक को दीवार में सेलुलोज के जमा हो जाने से मोटी हो जाती है। यह पौधे को आंतरिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कह रहा है फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। यानी जो फ्लोएम होता है बच्चों, इसके द्वारा क्या होता है तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरित होता है। फ्रुक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में और स्टार्च के रूप में। देखिए, तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, तो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, ये सभी याद रखोगे। ठीक है, सबसे अधिक मीठा कौन होता है तो कहोगे सर फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, शहद में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है तो शहद में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो मधुमक्खी होती है उनसे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको हम लोग शहद कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे की जड़ तथा तना में संचित होती है। कई बार प्रश्न को रिपीट किया गया है और पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो निर्मित कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तना में संचित होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन संख्या 4 देखेंगे। अधिकांश सपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते। देखिए, अधिकांश सपोषी पादप, तो सपोषी पादप किसे कहते हैं तो वैसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी जो कार्बन क्या है सपोषी, यानी वैसे जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं वो उसे सपोषी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो किस रूप में संचय करते हैं तो किस रूप में करते हैं बच्चों, तभी हमने जस्ट बताया स्टार्च के रूप में। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे। अधिकांश सपोषी पादप जो होते हैं ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है उसकी प्राप्ति होती है। प्रोटीन उत्तक तथा कोशिका की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। प्रोटीन किसके होता है तो उत्तक तथा कोशिका की वृद्धि के एवं विकास में सहायक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ 5 यहाँ पे दिया हुआ है कि पौधे में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है। यानी कि पौधे में जो जल का संवहन है बच्चों वो किसके मार्ग से होता है, कैवियम, फ्लोएम, जाइलम और अधिचर। तो जल का संवहन पौधे में कौन करता है तो जाइलम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जाइलम। देखिए यहाँ पे कैवियम, कैवियम क्या है तो एक उत्तक है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। साथ ही साथ इसको भी याद रखते जाओगे
चलिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बच्चों, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। यानी कि पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेय पदार्थों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जाइलम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि जो पौधे में जल और खनिज लवण का संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। यानी जो पौधे में जल द्वारा पौधे में जल की जो गति होती है ऊपर की ओर, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, जल स्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, रसारोहण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि पत्तियों में जो होता है, पत्तियों में जो होता है रंध्र पाया जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर से मापा जाता है, ये याद रखोगे। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो किससे मापा जाता है, तो सर याद रखोगे फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। यानी जो पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक नहीं है, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। देखिए कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, या सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है। अशुद्ध जल, खनिज जल, झरने का जल और उबला हुआ जल। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध जल। चलिए प्रश्न संख्या 10, पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। क्या समानता है, कि केंद्रक की अनुपस्थिति। क्या होती है बच्चों, केंद्रक की अनुपस्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। किसने किया था, तो जेसी बोस ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जेसी बोस। जेसी बोस ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। जबकि यहाँ पे दिया हुआ बीरबल साहनी जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे, और पी महेश्वरी ने आवृत्ति बीजी का परखनली निषेचन तकनीक दिया था। ठीक है, तो एक साथ कई प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। यानी जो संवहनी पौधे होते हैं उनमें पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, पेरेन्काइमा टिश्यू के द्वारा, मेरिस्टेम के द्वारा और जाइलम टिश्यू के द्वारा। यानी तो जाइलम उत्तक के द्वारा हो जाएगा। जहाँ जल की बात हो तो जाइलम याद रखोगे। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में और ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वृद्धि दर को मापने में। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनका आविष्कार जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था बच्चों, तो याद रखोगे बाबू कि जेसी बोस ने किया था। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग में सबसे अधिक होती है। चलिए प्रश्न संख्या 14, किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। यानी जो नाखून होते हैं, खुर होते हैं और जो सींग होते हैं वो किस उत्तक के बने होते हैं, क्यूटाइड के, काइटिन के, केराटिन के और ट्यूनिसिन के। तो बच्चों याद रखोगे केराटिन के। किसके बने होते हैं नाखून, तो केराटिन के बने होते हैं। ठीक है,
15 में कह रहा है बच्चों कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। हमारे शरीर में कुछ कितनी मांसपेशियां होती है, तो हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती है। चालनी पट्टी का एक भाग है, जो चालनी पट्टी का है बच्चों, ठीक है, वो एक भाग है केबियम का, दारुजाइलम का, बलकुट का और पोस्वा यानी कि फ्लोएम का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बच्चों, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। यानी जो जल संवर्धन विधियां होती है उससे पादप उगाने की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, तो जल संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 कह रहा है, द्विबीज तने में दारू यानी कि जाइलम में और पोस्वा फ्लोएम के बीच उपस्थित परत होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये केवियम। फन में दारू यानी कि जाइलम है, कौन सा है, मध्य आदिदारुक, बहु आदिदारुक, बाह्य आदिदारुक और अंतः आदिदारुक। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोस्वा फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चों जो फ्लोएम का दूसरा नाम है वो है बास्ट। क्या है, वास्ट। 21 कह रहा है, उत्तक जन किसकी बाह्य त्वचा बनती है। उत्तक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचा जन, बलकुट जन, रंगमन और गोपक जन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, यानी जो उत्तक संवर्धन की अवधारणा है वो किसकी थी, हॉफमिस्टर, हर्नस्टाइन, हेबरलैंड्स और हेनिंग का। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि अंतवर्षीय विभज्योतक किस में पाए जाते हैं, नोड में, पार्श्विक कली में, अत्यंत कली में और आंतरिक नोड में। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होने वाला है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो पार्श्विक कली है वो पत्तियों के बेस पर पाया जाता है। ठीक है, पादपों में विभाजन की क्षमता वाले या विभेदित कोशिकाओं के समूह को विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहते हैं। विभज्योतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य नई कोशिकाओं का बनाना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 का रहा है। ठीक है, बहुत से तृणों की पत्तियां बलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते हैं। उनमें पत्तियों की दोनों तरफ स्टोमेटा होता है, उनमें उच्च स्तर का सिलिका होता है, उनमें विशेष आवर्धक क्या है, तकुस्काएं होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, यानी एक जो मानव शरीर होती है उनमें अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, लिम्ब में, दिमाग में, दिल में और जबान में। तो यहाँ पे सही उत्तर जाएगा दिल में। ठीक है, देखिए एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती है। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वतः नहीं होता है। ठीक है, जैसे चलना, बोलना। अनैच्छिक क्रिया जो अनचाहे होता है और स्वतः होता है उसे रोका नहीं जा सकता, जैसे छींकना, पलक झपकना। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 कह रहे मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है। तो जो मानव त्वचा होती है उनकी औसत एवरेज जिसको हम लोग कहते हैं, एवरेज मोटाई जो है 0.5 मिलीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और लेड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा लेड। ठीक है बच्चों, लेड। देखिए
लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। यानी गर्भवती महिलाओं में जो होती है किसकी कमी होती है, तो बच्चों याद रखोगे कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है। 29, उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होते हैं। जी नहीं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग 30 MCQ प्रश्नों को देखें जो उत्तक से संबंधित प्रश्न है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 9 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।